बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20। एक्सरसाइज हमारी डिस्कशन में थी 6.2, उसी को आगे हम बढ़ाएंगे और आज हम जो इब्तदा करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। थोड़ा सी लेंदी वर्डिंग है, आपके सामने लिखी हुई है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये कहा जा रहा है, अ बॉय हैज़ 231 मार्बल्स, ही अरेंज देम इन अ रॉ सो दैट ईच रॉ कंटेन्स वन मार्बल लेस देन द प्रीसीडिंग्स। द लास्ट रॉ कंसिस्ट ऑफ वन मार्बल ओनली which forms the vertex of a triangle. How many marbles are there in the base of the triangle? देखिए, सबसे पहले तो हम सिर्फ फर्स्ट लाइन को पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है इसकी? A boy has 231 marbles. A boy has 231 marble, यानी एक लड़का है और उसके पास 231 मार्बल्स हैं। अगर उसके पास 231 मार्बल्स हैं तो हम इस बात को यूं भी तो कह सकते हैं कि वो लड़का जिसके पास मार्बल्स हैं, अगर उसके सारे मार्बल्स का सम कर लिया जाए तो वो 231 है। दोबारा सुनिए, पहली स्टेटमेंट है अ बॉय हैज़ 231 मार्बल्स, कि उस लड़के के पास 231 मार्बल्स हैं। तो दूसरे मायनों में हम ये कह सकते हैं ना कि वो जो बॉय है उसके पास जितने भी मार्बल हैं उसका सम 231 है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें सबसे पहले मार्बल का सम पता चल गया कि वो टोटल मार्बल जो हैं वो कितने हैं, वो 231 है। ठीक है, यानी सम की बात हो गई। इससे हमें गाइड लाइन मिल गई कि हमें जो है वो सम का फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है और हमें इस प्रॉब्लम को जो है वो हैंडल करना है सम अप टू एन टर्म्स के फार्मूले से। अब उसके बाद दूसरी बात, वो 231 मार्बल्स को किस तरीके से असल में अरेंजमेंट्स करता है डिफरेंट, आपको वो अरेंजमेंट जो है उसकी अब डिटेल बताई जा रही है। सबसे पहले तो हमने पहली लाइन से ये नतीजा हासिल कर लिया कि हमारे पास वो जो मार्बल्स हैं उस बॉय के पास 231 है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास जितने भी मार्बल्स हैं उसका सम 231 है, जिससे हमें ये गाइडलाइन मिल गई कि सम का फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अब वो करता ये है कि वो जो उसके पास 231 मार्बल्स हैं ना, उनको रॉ में अरेंज करना शुरू कर देता है, लेकिन इस तरह अरेंज करता है कि हर रॉ में अपनी पिछली रॉ के मुकाबले में एक मार्बल वो कम करता चला जाता है। ये आप देख सकते हैं, अ बॉय हैज़ 231 मार्बल्स, ही अरेंज देम इन रॉज सो दैट ईच रॉ कंटेन वन मार्बल लेस देन द प्रीसीडिंग। यानी हर रॉ अपनी पिछली रॉ के मुकाबले में उसमें मार्बल कम हो जाता है। द लास्ट रॉ कंसिस्ट ऑफ वन मार्बल ओनली, यहाँ तक कि वो जो आखिरी रॉ में मार्बल रखता है उसमें सिर्फ एक मार्बल होता है। विच फॉर्म द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, और उसके सेक्शन की वजह से ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, यानी वो जो आखिरी मार्बल है ट्राइंगल का वर्टेक्स बन जाता है। वर्टेक्स कहते हैं कोने को, किनारे को, यानी वो आखिरी कोना बन जाता है। वो मैं अभी आपको बना के बताता हूँ तो बात बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगी। हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर इन द बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो आइए ज़रा प्रैक्टिकली देखते हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, उसके पास 231 मार्बल्स हैं बॉय के पास, वो रॉ में अरेंज करना शुरू करता है। ठीक है, लेट से उसने सबसे पहले जो हैं वो 5 मार्बल लगाए। हमने मान लिया खुद ही कि 5 मार्बल लगाए। 231 है, जाहिर सी बात है ज़्यादा से शुरू किया होगा क्योंकि आखिरी रॉ में एक मार्बल होना है। उसके बाद अगली रॉ में उसने एक मार्बल कम कर दिया तो यकीनन 4 मार्बल हो गए होंगे। उससे अगली रॉ में उसने 1 मार्बल मज़ीद लेस कर दिया होगा तो जो है वो कितने मार्बल हो गए होंगे, 3 मार्बल हो गए होंगे, 5 से शुरू किए। उसके बाद उससे अगली रॉ में 2 मार्बल हो गए होंगे और लास्ट रॉ के बारे में ये श्योरिटी दी जा रही है कि यहाँ पर आखिर में क्या है, कितने मार्बल हैं, एक मार्बल है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये देखो, अब आप खुद देख लो ना, मैंने 5 से शुरू किया है, गो के 5 नहीं ज़्यादा होंगे क्योंकि इतने सारे मार्बल्स हैं हमारे पास, 231 है। मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए शुरू किया कि हमारे पास 5 से, कि ताकि आपको फिज़िकली नज़र आ जाए कि एक रॉ में लेट से उसने 5 मार्बल लगाए तो अगली रॉ में उसने एक मार्बल कम कर दिया, उसने 4 मार्बल जो है वो रखे हैं। उसके बाद 3 मार्बल्स हैं, उसके बाद 2 मार्बल्स हैं और यहाँ तक के कि आखिरी रॉ में एक मार्बल है। तो उसके सेक्शन की वजह से ये देखें आप, वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहा है कि एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। आपसे कह रहे हैं ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ना, बताओ इसकी बेस में कितने मार्बल उसने लगाए थे। ठीक है, 5 तो मैंने समझाने के लिए किया। तो हम एक काम करेंगे,
हम मान लेंगे कि ये जो बेस है ना, उसमें जो मार्बल्स की तादाद थी वो n थी। उसमें मार्बल्स की तादाद जो थी वो कितनी थी, n थी। नंबर ऑफ मार्बल इन द बेस ऑफ द ट्राइंगल हमने मान लेना है कि वो n के इक्वल है। उससे पिछली जो रॉ होगी फिर यकीनन 1 लेस होगा तो n-1 हो गया होगा। उससे अगली रॉ में मज़ीद n-1 में से जब 1 माइनस हुआ होगा तो n-2 हो गया होगा। और चलते चलते यहाँ पर आप देखो आखिर में बताया जा रहा है कि एक मार्बल रह गया। तो अगर उसके इस पैटर्न को फॉलो करें तो एक सीक्वेंस बन गई ना हमारे पास, जिसकी इब्तदा हो रही है n से और जिसका इख्तिताम हो रहा है 1 पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये एज्यूम कर लेते हैं, मेंशन कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि बेस में जो मार्बल्स की तादाद है वो n है। तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स इन बेस दिस विल बी इक्वल्स टू n। ठीक है, तो नंबर ऑफ मार्बल बेस ऑफ द ट्राइंगल में कितने, n है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के मुताबिक जो सीक्वेंस बनता है वो लिखने जा रहा हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस सीक्वेंसेस, सीक्वेंस क्या बनेगा, देखो सबसे पहले रॉ में उसने 1 मार्बल प्लेस किया, उससे अगली रॉ में एक मार्बल लेस हो गया n-1 हो गया, उससे अगली रॉ में एक मार्बल मज़ीद लेस हुआ n-2 हो गया, यहाँ तक के कि चलते चलते आखिर में 1 मार्बल रही। ठीक है, तो ये उसके मार्बल्स की तादाद है जो उसने डिफरेंट रॉज में प्लेस किए हैं। अच्छा, अब हमें ये कहा गया था कि जो उसके पास मार्बल हैं वो 231 है। तो ये हमारे पास वो तादाद है ना जो मार्बल्स की तादाद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो सीक्वेंस है इसका हम सम कर लेते हैं तो यकीनन इसका सम किसके बराबर होगा, 231 के बराबर होगा ना। और इनिशियली हमें गाइडलाइन मिल गई थी कि अब बॉय हैज़ 231 मार्बल्स, इसका मतलब सम ऑफ ऑल दी मार्बल 231 है। तो ये पहली रॉ के मार्बल हैं, ठीक है, जहाँ से उसने इब्तदा की है, ये उससे पिछली रॉ के मार्बल हैं, ये उससे पिछली रॉ के मार्बल हैं, यहाँ तक के कि आखिरी रॉ में 1 मार्बल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस में जितनी भी टर्म्स नज़र आ रही हैं इनका सम 231 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सम का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो नाउ यूजिंग फार्मूला, अब सम का फार्मूला जो है हम इस्तेमाल करने जाते हैं सम अप टू n टर्म्स। ये किसके बराबर होता है, n/2 के। ठीक है, उसके बाद इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला है हमारे पास। ठीक हो गया। अब इस फार्मूले में आपको a नज़र आ रहा है किसके बराबर है, n के बराबर नज़र आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालें, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, n तो अननोन है ना, नंबर ऑफ मार्बल हमने कैलकुलेट करने और सम हमें गिवन है 231, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ एक आसानी वाली बात। देखिए, आपको याद होगा कि जब हम इस एक्सरसाइज की इब्तदा कर रहे थे तो मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास किसी सीरीज़ में फर्स्ट टर्म के साथ साथ हमें लास्ट टर्म पता हो तो हम एक और फॉर्म भी फार्मूले की इस्तेमाल किया करते थे। वो याद होगा आपको, क्वेश्चन हमने किया था कि फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is 1/n and last term is n² minus n plus 1/2 था आई थिंक। ठीक है ना, तो उसको देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को, तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी। तो वहाँ पे हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया था वो था n/2 इंटू a प्लस n। तो इस क्वेश्चन में जो मैंने पहले फार्मूला लिखा था आप वो यूज़ करें, जब भी एक्सेप्टेबल आप ये यूज़ करें तो इसमें आसानी ज़्यादा हो जाएगी, इससे ज़्यादा जल्दी आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले के लिए जो डाटा हमारे पास है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास a इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो n है। l इज़ द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास इस वक्त क्या है, वो 1 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है सम हमें गिवन है वो कितना है, 231। अब ये सारी वैल्यूज़ हम उठ के जो है वो फार्मूले में पुट कर देते हैं। नाउ पुट ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला। नाउ पुट ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला। इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट करते हैं। तो ये देखें, सम अप टू n टर्म्स, सम मार्बल्स का कितना था, 231 था। n तो नंबर ऑफ मार्बल है, n ही रहेगा। ठीक है, a जो है हमारे पास
फर्स्ट टर्म है वो हमें नज़र आ रही है वो n है, लास्ट टर्म हमें नज़र आ रही है वो किसके बराबर है 1। तो ये डाटा हमने फार्मूले में पुट कर दिया है। अब जस्ट कैलकुलेशन करेंगे और यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी और n ही हमारी रिक्वायरमेंट है। यही हमने माना है ना कि लेट दी नंबर ऑफ मार्बल इन बेस ऑफ ट्राइंगल इज n, वही हमने मालूम भी करना है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 231 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 462। राइट हैंड साइड हो गई n स्क्वायर प्लस n। अब 462 को इधर शिफ्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 462 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यकीनन पहली प्रायोरिटी तो स्टूडेंट्स हमारी ये होती है ना कि हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें, ठीक है। तो अगर मिडिल टर्म नहीं ब्रेक हो रही हो तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला तो है ही। तो मैं बहरहाल यहाँ पे इस मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 21n माइनस 462 इक्वल्स टू 0। आप देख लीजिए 22n में से आप 21n माइनस करेंगे तो n आ जाएगा, और 22 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटे 462n स्क्वायर मिल जाएगा, जो एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो इस तरह से हमने जो है वो मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक कर ली। अब फर्स्ट टू टर्म में से n कॉमन निकालते हैं, तो n प्लस 22 माइनस 21 कॉमन निकाल लें, n प्लस 22 इक्वल्स टू 0। अब n प्लस 22 होल कॉमन निकालते हैं तो बच जाएगा n माइनस 21। अब ये देखें दो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट 0 है, तो हम बारी बारी दोनों को 0 से जो है वो इक्वेट करते हैं और वहाँ से हमें n की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ओके, तो आइदर n प्लस 22 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई माइनस 22, ठीक हो गया, ये पहली वैल्यू आ गई। अब हमारे पास और n माइनस 21 इक्वल्स टू 0 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 21। तो ये हमारे पास यहाँ पे n की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस 22 और एक n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 21। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें मालूम क्या करना था, तो ये पढ़ लीजिए, हाउ मैनी मार्बल्स आर देयर इन द बेस ऑफ द ट्राइंगल, यानी उसके उस सेक्शन की वजह से जो ट्राइंगल बन रहा था उसकी बेस में कितने मार्बल हैं। तो नंबर ऑफ मार्बल कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना, इसलिए ये वाली वैल्यू जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मार्बल इन द बेस ऑफ द ट्राइंगल वो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसमें हम एक काम करेंगे कि रिज़ल्ट लिख देंगे और लिखेंगे कि देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स इन बेस, ठीक है, बेस ऑफ ट्राइंगल दैट इज n इक्वल्स टू 21। तो ये बेटे हमें आंसर पता चल गया, यानी हमें ये कहा गया कि वो जो ट्राइंगल है उसकी जो बेस में कितने मार्बल लगे थे, 21 मार्बल लगे थे। यानी उसने जब इब्तिदा की थी ना तो उसने सबसे पहली रो में 21 मार्बल लगाए थे, उसके बाद 20 लगाए थे, उसके बाद 19 थे, 18 थे, यहाँ तक के कि आखिरी रो में एक मार्बल बचा था उसके पास, उसने आखिरी मार्बल जो है वो प्लेस किया। तो इस तरह सारे 231 मार्बल यूटिलाइज हो गए थे। इस तरह नहीं करना था कि बस कुछ मार्बल यूटिलाइज कर लिए, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा से इसकी लॉजिक एक दफ़ा से देखते हैं। देखिए, एक कहा गया कि उस लड़के के पास 231 मार्बल है, तो सबसे पहले तो हमने इससे ये नतीजा अखज़ कर लिया कि वो जो लड़का है उसके पास मार्बल का सम 231 है। तो इससे ये पता चल गया एक तो कि सम का फार्मूला इस्तेमाल होने जा रहा है। सबसे पहली बात जो हमें पता चली कि सम के फार्मूले की मदद से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर ये कहा गया कि वो करता क्या है कि उन मार्बल्स को डिफरेंट ड्रॉ में लगाना शुरू करता है।
लेकिन पैटर्न ये बताए कि हर रॉ में वो एक मार्बल कम करता चला जाता है, यहाँ तक कि आखिरी रॉ में एक मार्बल रह जाता है। तो हमसे ये कहा गया कि बताओ उसने जब शुरुआत की, उसने जब इब्तदा की, उसने जब सबसे पहली रॉ में मार्बल लगाए तो उसने कितने मार्बल लगाए थे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि बेस में जो उसने मार्बल लगाए थे उसकी तादाद क्या थी, n थी। ठीक है, उसके बाद जाहिर सी बात है एक कम मार्बल किया तो n-1 हो गया, उसके बाद एक मार्बल और कम किया तो n-2 हो गया, यहाँ तक के एक मार्बल रह गया। तो ये वो सीक्वेंस बन गई है जो डिफरेंट ड्रॉस के अंदर मार्बल्स की तादाद बता रही है। और हमें यकीनन जो है ये इस सीक्वेंस का सम जो है वो हमें पता था, क्योंकि टोटल 231 मार्बल यूज़ करके उसने जो है वो डिफरेंट ड्रॉस के अंदर मार्बल अरेंज किए थे, तो हमने सम का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। तो सम का अगर आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हो तो इससे ये है कि थोड़े से स्टेप्स बच जाते हैं हमारे। अगर आप वो अपना रेगुलर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना तो सिर्फ 3-4 स्टेप्स बढ़ जाएंगे। डाटा जब आप उस फार्मूले में पुट करेंगे ना तो 3-4 स्टेप सॉल्व करने के बाद एक स्टेज आएगी, वो यहीं पहुंच जाएंगे आप, और फिर आगे पूरी कैलकुलेशन यकीनन सिमिलर ही होगी जब भी आप उस आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर है हमारे पास 21। नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। जी, क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया था अभी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द सम ऑफ p terms of an AP, if the sum of p terms of an AP is same as that of the sum of Q terms, show that the sum of P plus Q terms is 0। देखिए हमारे पास, अब इस क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा सबसे पहले, फिर वर्किंग जो है वो शुरू करते हैं। थोड़े से लेंदी इसमें वर्किंग है, हो सकता है बोर्ड को रब करना पड़े, तो बहुत ध्यान से समझिए। कह रहे हैं देखो, इफ़ द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी अगर हम पी टर्म्स का सम करते हैं तो वो बराबर हो जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्यू टर्म्स के। ठीक है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी पी टर्म्स का अगर आप सम करते हैं और उसकी क्यू टर्म्स का सम आप करते हैं तो दोनों सम सेम होते हैं। ये पढ़ लीजिए आप, इफ़ द सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम एज दैट ऑफ सम ऑफ
क्यू टर्म्स, यानी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है कि उसकी अगर पी टर्म्स का सम करें और उसकी क्यू टर्म्स का सम करें, वो दोनों सेम होते हैं यानी इक्वल होते हैं। आपसे कह रहे हैं शो कर दीजिए कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर आप p प्लस क्यू एच टर्म का सम करते हैं तो वो ज़ीरो आता है। तो ये रिजल्ट चाहिए आपको, सम ऑफ p प्लस क्यू एच टर्म इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड ये होना चाहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम अगर सेम हो तो आप साबित कीजिए कि p प्लस क्यू एच टर्म का सम ज़ीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो ये तीन टर्म्स जो है ना ये हमारे पास होनी चाहिए। तो हम फार्मूले की मदद से सबसे पहले ये थ्री टर्म्स जो हैं ये लिख लेते हैं, ताकि फिर जब हम इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे तो किसी भी सूरत में हमें जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो इसका मतलब है सम का फार्मूला इस्तेमाल होना है। तो सबसे पहले सम का फार्मूला मेंशन करेंगे। तो सम अप टू n टर्म्स, दिस विल बी इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया सम का फार्मूला। अब p टर्म्स का सम पता होना चाहिए, q टर्म्स का सम पता होना चाहिए और p प्लस क्यू एच टर्म का सम जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ पे देयरफॉर अगर p टर्म्स का सम चाहिए तो सिंपल n की जगह p पुट कर दें तो p टर्म्स का सम मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक हो गया, ये p टर्म्स का सम हो गया। हाईलाइट करने के लिए इसको 1 का नाम देते हैं। इसी तरह अगर q टर्म्स का सम चाहिए तो सिंपल n की जगह q पुट कर दें तो q टर्म्स का सम मिल जाएगा। ये हो जाएगा q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। इसको 2 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, और अब p प्लस क्यू एच टर्म उसके ऊपर लिख लेते हैं ताकि फिर जब हम यूटिलाइज करें तो कोई हमें डिफ़िकल्टी ना हो। एंड फाइनली सम ऑफ p प्लस क्यू एच टर्म। तो p प्लस क्यू एच टर्म, जिस तरह p टर्म्स का सम चाहिए था तो n की जगह p पुट कर दिया, q टर्म्स का सम चाहिए था तो n की जगह q पुट कर दिया, तो अब p प्लस क्यू एच टर्म का सम चाहिए तो n की जगह हम p प्लस क्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू/2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। ठीक हो गया, तो ये मैंने तीनों टर्म्स जिनकी बात करनी थी हमने NH टर्म का फार्मूला अप्लाई करके तीनों हमने जो है वो निकाल लिए। अब हमें रिज़ल्ट ये प्रूफ करना है कि p प्लस क्यू एच टर्म का सम ज़ीरो है, ये तो रिज़ल्ट चाहिए। लेकिन ये रिज़ल्ट मिलेगा कैसे? रिज़ल्ट ऐसे मिलेगा कि हमें ये कहा गया है कि p टर्म्स का सम और q टर्म्स का सम सेम है यानी इक्वल है। इसका मतलब p टर्म्स और q टर्म्स को इक्वेट करेंगे। ये p टर्म्स का सम है, ये q टर्म्स का सम है, इन दोनों को इक्वेट करते हैं और इक्वेट करके चलते जाएंगे और फिर रिज़ल्ट हमें प्रूफ करना है कि p प्लस क्यू एच टर्म का सम ज़ीरो है। ठीक है, तो इट इज़ गिवन दैट कि सम ऑफ p टर्म्स ऑफ एन ए पी इज सेम सम ऑफ q टर्म्स। तो ये p टर्म्स का सम हम पहले ही निकाल चुके हैं, q टर्म्स का सम हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, इनको इक्वेट करना है। तो p टर्म्स का सम हो गया हमारे पास p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। q टर्म्स का सम हो गया q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। इन शॉर्ट आपको बता दूं मैं कि हमें चूँकि शो करना है कि सम ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कैसे प्रूव होगा? देखिए, आप इसको अब एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करते जाओगे, एक वक्त आएगा कि आपके पास इस पूरी टर्म की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? ज़ीरो आ जाएगी। यानी 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू जो है जब आप इसको इक्वेट करके अभी चलेंगे ना, सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। तो वो वैल्यू उठाकर, इसीलिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है, वो जब उसकी वैल्यू आ जाएगी ना 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो ज़ीरो से ये p प्लस क्यू/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी राइट हैंड साइड ज़ीरो हो जाएगी और शो हो जाएगा कि p प्लस क्यू एच टर्म का सम जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, ये इन शॉर्ट बता दिया मैंने। अब हम वर्किंग करते हैं, तो अभी आप देखोगे आपको बात जो है वो समझ में आ जाएगी। तो करना शुरू करते हैं।
सबसे पहले तो ये 2 कैंसिल होने चाहिए, तो इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं उधर ले जाता हूँ या उसको इधर ले आए। तो हमारे पास ये हो गया P 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वो 2 जो था उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए। ये हो गया 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख सकते हो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया P इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हो गया हमारे पास Q 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब इसके बाद ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। P जो है वो 2a से मल्टीप्लाई होगा, P जो है वो P माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा। यही काम फिर हम Q के साथ करेंगे। तो P पहले 2a से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2AP, फिर ये हो गया P इंटू P माइनस 1 इंटू डी। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे भी ऐसी ब्रैकेट ओपन करें। Q पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2AQ, फिर Q जो है वो Q माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद करते ये हैं कि राइट हैंड साइड पे हम जो है ये जो दोनों टर्म्स नज़र आ रही हैं इसको उधर शिफ्ट करते हैं, एक तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको इन शॉर्ट बताया ना कि असल में इसकी वैल्यू लेकर आनी है 0। 2a प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ गया 2AP। 2AP के साथ ये 2AQ उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2AQ। फिर उसके बाद ये वाली टर्म है P इंटू P माइनस 1 इंटू डी, और ये वाली टर्म भी उधर जाएगी, माइनस के साथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q इंटू Q माइनस 1 इंटू डी, और इधर आ जाएगा 0। ठीक है, ये उठा के हम उस तरफ ले गए। अब इन द नेक्स्ट स्टेप ये जो पहली 2 टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं इनमें से हम 2a कॉमन निकालेंगे, इनमें से 2a कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा P माइनस Q, प्लस की साइन आ गई। ये जो दोनों टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं ये वाली, इनमें से हम D कॉमन निकालेंगे। ठीक हो गया, तो D कॉमन निकाल के हम राइट पे लिख देंगे, क्योंकि फार्मूलाज में D जो है वो पहले नहीं लिखा होता, बाद में लिखा होता है। ठीक है, पहले भी लिख दें तो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में फिर बाद में लिख दीजिएगा। तो P इंटू P माइनस 1 माइनस Q इंटू Q माइनस 1, ये जो D कॉमन निकाला था वो ये आ गया। अब इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है 2a इंटू P माइनस Q, ये एज इट इज हो गया। यहाँ पर हमने अब क्या करना है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स ओपन करना है, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस P माइनस Q स्क्वायर प्लस Q, और बाहर आ गया D, यानी इस ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर दिया। मज़ीद आगे 2a इंटू P माइनस Q एज इट इज। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, इनको मैं एक साथ लिखने जा रहा हूँ। मैं ये बना रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट, ये देखिए ये मैंने लिखा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। अब बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है हमारे पास माइनस P प्लस Q, माइनस P प्लस Q, ये देखिए माइनस P प्लस Q बच रहा है। तो अगर मैं इससे माइनस कॉमन निकाल लूँ तो क्या होगा, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी ना, P जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा और Q जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये मैं काम कर रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा P माइनस Q और ये D इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसके बाद मज़ीद फर्दर नेक्स्ट हमारे पास अब होगा ये कि सबसे पहले 2a इंटू P माइनस Q एज इट इज
2a इंटू पी माइनस क्यू एस्टेज हो गया, प्लस की साइन आई, कर्ली ब्रैकेट में आ जाए। यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, माइनस की साइन आई, ये आ गया यहाँ पे p माइनस क्यू कर्ली ब्रैकेट के बाहर d, और ये आ गया इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 2a इंटू पी माइनस क्यू एस्टेज आया। अब आप देख लीजिए क्या करेंगे हम, ये जो कर्ली ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है, p प्लस क्यू यहाँ भी है, सॉरी p माइनस क्यू यहाँ भी है और p माइनस क्यू यहाँ भी है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, p माइनस क्यू कॉमन आ गया। तो अब इस कर्ली ब्रैकेट को ज़रा ध्यान से देखिएगा, p प्लस क्यू बचा, p प्लस क्यू, ये माइनस की साइन आई, ठीक है, और यहाँ से p माइनस क्यू पूरा का पूरा चला गया तो क्या बच गया, 1 बच गया, और d इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में 2a इंटू पी माइनस क्यू एस्टेस, यहाँ पर p माइनस क्यू एस्टेस, ये कर्ली ब्रैकेट में अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब आप देख रहे हो कि प्लस से पहले भी आपके पास p माइनस क्यू है और प्लस के बाद भी आपके पास p माइनस क्यू है, ठीक है ना, ये प्लस है, इससे पहले एक टर्म लिखी है, इसके बाद टर्म लिखी है, तो p माइनस क्यू कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है, तो p माइनस क्यू मैं कॉमन निकालूंगा, तो p माइनस क्यू कॉमन निकालूंगा तो इधर बच जाएगा 2a और इधर ये बच जाएगा p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 हो गया। अगले स्टेप में ये p माइनस क्यू को 0 के नीचे ले जाएं, ठीक है, तो ये आ गया 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, और ये देखिए यही चाहिए था हमें, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने हाईलाइट कर दिया और अब ये वैल्यू उठाकर हमने कहाँ पुट कर देनी है, ये पूरी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में। तो नाउ पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये है इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड लेके सम ऑफ p प्लस क्यू एट, ये आ गया, उसके बाद आ गया p प्लस क्यू अपॉन 2 एज डिस, ठीक है, और उसके बाद ये पूरा जो आ रहा है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो इस तरह से राइट हैंड साइड 0 से मल्टीप्लाई हो गई और फाइनली सम ऑफ p प्लस क्यू ये हमारे पास 0 आ गया, यानी फाइनली हमने प्रूफ कर दी, ठीक है, प्रूफ्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलजेब्रिकली काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसको नोट करना शुरू करें और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको देखें, ताकि बिल्कुल ये प्रोसेस, ये स्टेप्स बहुत अच्छे से आपको जो है वो समझ में आ जाए। और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए अगर स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग मार्क कर लिया करें, फिर ताकि जब हम लाइव क्लासेस में आएँ तो वहाँ पर जो भी आपको फिर डिफ़िकल्टी हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लें। आप लोग असल में मार्क नहीं करते हो, होता क्या है, फिर आप खुद ही भूल जाते हो कि क्या पूछना था। इसलिए जहाँ भी डिफ़िकल्टी हो वहाँ स्टैरिक लगा लो, कोई सिंबल बना लो, ताकि तुम्हें याद रहे कि हमें जो है वो क्या प्रूफ करना था या क्या जो है वो डिफ़िकल्टी थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर से हम इसको फर्दर जो है वो प्रोसीड करेंगे। थैंक यू जी।